ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर वेक्टर किस चिड़िया का नाम है? तो वेक्टर आप क्लास 11th की फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? वही अभी तक उतना लेकिन समझ में नहीं आया। 12th में मैथ्स में पढ़ा होगा अच्छे से, वो मैंने पढ़ाया था, वेक्टर पढ़ाया था। हाँ, तो जिसने पढ़ा है तो उसको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है? सबसे पहले तो 3 बातें होती हैं। एक तो ये होती है लाइन, ठीक है, ये लाइन होती है जो दोनों तरफ से इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ए बी एक लाइन है, इसकी लेंथ बताओ कितनी होगी, है ना? तो स्केल लेके हम यहाँ से यहाँ तक मेजर कर देंगे तो लाइन की लेंथ आ जाएगी। नहीं आएगी। लाइन है ना, लाइन बोल दिया तो इनफाइनाइट होती है। बोलने का तरीका ए बी है बस। हाँ, ठीक है। अगर एक तरफ रोक दिया मैंने और दूसरी तरफ जा रही है तो इसको बोल देते हैं रे, है ना? जानते होगे आप, ठीक है, रे हो जाती है, इसको बोलते हैं रे। ये आपकी लाइन, ठीक है। और अगर दोनों तरफ रोक दिया तो ये हो जाता है लाइन सेगमेंट, लाइन का एक पार्ट। ठीक है, तो वेक्टर ए बी, लाइन ए बी, इनकी लेंथ, वेक्टर नहीं, अभी तो मैं रे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये ए बी लाइन सेगमेंट, तो इसकी लेंथ आप निकाल सकते हो, लाइन सेगमेंट की लेंथ निकाल सकते हो स्केल से मेजर करके। ठीक है, लाइन की लेंथ नहीं निकाल सकते, रे की लेंथ भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है? रे के अलोंग होता है, रे नहीं होता है, रे के अलोंग होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें हम देखेंगे। तो वेक्टर में लिख लीजिए, लिखिए। तो वेक्टर क्या होता है? जो लाइन सेगमेंट होती है इसको एक डायरेक्शन दे देते हैं कि लेफ्ट से राइट जाएगा कि राइट से लेफ्ट जाएगा। तो अगर इसको राइट साइड डायरेक्शन दे देंगे तो ये एक वेक्टर हो जाएगा। तो वेक्टर क्या होता है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसको एक डायरेक्शन मिली हुई है उसको बोल देते हैं वेक्टर। ठीक है, तो काइंड ऑफ डेफिनेशन थोड़ा बहुत लिख लीजिए क्योंकि इसमें डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन है, लिखिए, एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो शॉर्ट में लिखेंगे हम एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लिखते जाओ। एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बताएंगे एक एक चीजें। एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है, एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो ये एक लाइन सेगमेंट है जिसको ए बी बोल दिया और इसकी एक डायरेक्शन दे दी, तो ये वेक्टर हो गया एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इस पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और इसको फाइनल बोल सकते हैं, लेकिन इसको स्पेशल नाम दिया गया टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है। ठीक है, तो वेक्टर स्टार्ट होता है और खत्म होता है, तो कोई स्टार्ट और खत्म होता है तो उसकी ड्यूरेशन निकाल सकते हो, है ना? तो जैसे इंसान है तो स्टार्ट होता है खत्म होता है तो उसकी एज निकाल सकते हैं। अब कोई स्टार्ट होता है खत्म नहीं होता है तो उसकी एज कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसी तरह से इसकी लेंथ आप कैलकुलेट, क्या हो तो इसकी लेंथ आप निकाल सकते हो। तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है और लिखने का तरीका ये होता है ए बी। तो जहां से स्टार्ट होता है वो पहले लिखा जाता है, जहां खत्म होता है वो बाद में लिखा जाता है, तो ए बी। ठीक है, और इसके ऊपर एक ऐसे लगा देते हैं जो रिप्रेजेंट करता है कि ए बी क्या है। अगर मैं सिर्फ ए बी लिखता हूं तो ये लाइन सेगमेंट हो जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर इस तरह से लगा दिया तो मतलब ये क्या है? वेक्टर, लाइन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। अब लाइन सेगमेंट है तो इसकी कुछ लेंथ होती है, तो ये वेक्टर को लिखने का तरीका होता है। ठीक है, और इसका एक मैग्नीट्यूड होता है। तो दो चीजें हो गई इसमें, एक तो डायरेक्शन हो गया और इसकी एक लेंथ हो गई, क्योंकि लाइन सेगमेंट है ये, और जो इसकी लेंथ होती है उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और लिखने का तरीका है दोनों तरफ इस तरह से मॉड लगा देते हैं, इसको मॉड पढ़ते हैं। तो मॉड पढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 होगा हमेशा, है ना? तो किसी भी वेक्टर की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है, हम जानते हैं किसी की लेंथ नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए बी बोलते हैं। लिखते जाइए साथ साथ में, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, बस खत्म। एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डेफिनेशन थोड़े पूछेंगे। ठीक है, अब बहुत तरह के वेक्टर्स होते हैं जो धीरे धीरे समझ में आएंगे। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स,
ये भी आपने एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ी होगी। दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है ना। जैसे इसका सबसे फेमस एग्जांपल जो दिया जाता है जो स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी, नहीं डिस्टेंस है। हाँ डिस्टेंस, ठीक है। ए से लेकर मान लो मैं बी तक आया, तो यहाँ ए से बी तक, तो अगर इसकी डायरेक्ट ऐसे सीधे लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो इसको क्या बोल देंगे, डिस्टेंस, है ना। और ये डिस्प्लेसमेंट, अरे रुक जाओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट सीधी सर, सीधी। हाँ, और ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। दो गलत एग्जांपल दे दिया हमने। मैं वेलोसिटी का एग्जांपल देना चाह रहा था ना, स्पीड और वेलोसिटी, है ना। तो स्पीड मतलब कि जैसे 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है कोई, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो आपसे बोला कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलो, तो बताया नहीं किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप कैसे भी चले जाओ, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, और वो स्पीड होता है, ठीक है। और इसके साथ अगर मैं डायरेक्शन ऐड कर दूं कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर चले जाओ, ठीक है, तो उसको उसमें क्या डायरेक्शन लगा दिया, तो इसको बोल देते हैं वेलोसिटी, ठीक है। वो वेलोसिटी हो जाती है, तो वो वेक्टर बन जाता है, क्योंकि उसमें स्पीड के साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है ना। और दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन क्यों लगा रहे हैं, बोल दो भाई भगते जाओ 10 मीटर पर सेकेंड से, तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना डायरेक्शन के आप गलत डायरेक्शन में चले गए तो कुछ हो जाएगा, मतलब जैसे हैं हो जाएगा ना, आपसे बोला जाएगा भाई यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाओ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, लाइफ में भी डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेरी जैसी हो जाती। तो इसीलिए वेक्टर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो वेक्टर से रिलेट करके 3D आएगा। तो डायरेक्शन कैसे लगाया जाए लाइफ में, इसका पर्पस ही यही है कि ऐसे लोग जो मिसडायरेक्टेड हैं उसकी लाइफ में डायरेक्शन, मतलब लाइफ में नहीं, कोई भी मैग्नीट्यूड है उसमें डायरेक्शन कैसे अटैच किया जाए, है ना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ एग्जाम में आएंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और हमने किए भी होंगे कि फाइंड अ वेक्टर इन दिस डायरेक्शन हैविंग मैग्नीट्यूड 2, इस तरह के क्वेश्चंस किए थे ना। एक वेक्टर फाइंड आउट करो जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और जिसकी डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में है ना। तो सबसे पहला टाइप लिखिए, तो बहुत तरह के वेक्टर होते हैं। सबसे पहला क्या होगा, जीरो वेक्टर, जिसको नल वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। तो क्या हो जाएगा जीरो वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका हाँ डायरेक्शन तो जीरो हो ही नहीं सकती, है ना, डायरेक्शन तो कुछ ना कुछ होगी, तो उसको बोल देते हैं जीरो वेक्टर। तो लिख दीजिए इसमें शॉर्ट में मैग्नीट्यूड जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो। वेक्टर पढ़ा है आपने 12th वाले बैच में? यस सर। तो मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए तो उसको बोल देते हैं नल वेक्टर। मैग्नीट्यूड जीरो का मतलब क्या है, लाइन सेगमेंट की लेंथ जीरो, मतलब मैंने वेक्टर स्टार्ट किया यहां से और ये पॉइंट ए है, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया और यही खत्म कर दिया, कुछ बोलो, हाँ थोड़ा सा, है ना। तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पर खत्म कर दिया। जैसे आपने देखा हो ना, कई बार आता है टीवी वगैरह में, एक ड्रंकर्ड था, 3 दोस्त थे, है ना, और अच्छे से पिए हुए थे, और वो कार में बैठे और बोला, एड्रेस दिया कि भाई यहाँ जाना है। ड्राइवर ने देखा एड्रेस तो यहीं का है तो उसने स्टार्ट किया और बहुत तेज़ी से एक्सीलरेट कर लिया और बंद कर दिया, और बोला भाई पहुँच गया अब तो उतर गए। तो उतरे तो पहले ने बोला कि थैंक यू वेरी मच है, बहुत जल्दी पहुंचा दिया तुमने, चला गया। दूसरे ने बोला थैंक यू वेरी मच, तीसरे ने बहुत तेज एक गाल में लगाया तो उसको ड्राइवर के लगा, इसको पता चल गया होगा। तो बाद में उसने बोला अगली बार से इतनी तेज गाड़ी मत चलाना तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, पैसे दिए उसने, 500 रुपये दिए। तो मैग्नीट्यूड कितना है उनका, कितना चले वो, जीरो, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है। तो डायरेक्शन क्या है, अब सोचिए वो लोग किस डायरेक्शन में गए, कहीं नहीं गए। तो लेकिन ये तो वेक्टर है, कुछ तो कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए ना। तो जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन डिफाइंड नहीं आया, स्पेशल केस। तो इसमें लिख दीजिएगा डायरेक्शन नॉट डिफाइंड, उनको खुद को भी नहीं पता था कहाँ जाना है, इसको भी कुछ नहीं पता है कहाँ जाना है। आया समझ में? तो एक स्पेशल केस है, पूछ सकते हैं कि ऐसा वेक्टर बताओ जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है।
ऐसे तो जनरली अगर किसी को नहीं पता, वो कंफ्यूज है, वेक्टर मतलब डायरेक्शन तो होनी चाहिए, है ना। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं है ना, डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हम कहीं पर बढ़े ही नहीं ना, थोड़ा कहीं इधर उधर बढ़ते तो बता देते डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। तो ये जीरो वेक्टर हो गया। अगला इंपॉर्टेंट वेक्टर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए उसको बोल देते हैं यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब क्या, इसका मैग्नीट्यूड कैसे 1 होगा, एक यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, हाँ कुछ भी हो सकता है। 1 सेंटीमीटर हो जाए तब भी उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो अगर सेंटीमीटर में डिस्कशन चल रहा है तो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर दो प्लेसेस, दो शहर के बीच की बात हो रही है, किसी भी सिटीज़ के बीच की बात हो रही है, तो 1 किलोमीटर होता है 1 यूनिट, है ना। और इसी तरह से अगर मीटर्स में डिस्कशन हो रहा है तो 1 मीटर होता है 1 यूनिट। तो कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो जाए, 1 किलोमीटर हो जाए, 1 मीटर हो जाए, 1 डेसीमीटर हो जाए, हेक्टामीटर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, यूनिट वेक्टर हो जाएंगे सारे। तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन निकाला जाएगा ना, डायरेक्शन होगा इसका कुछ, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1। तो डायरेक्शन होगी कुछ, अब पता करेंगे कैसे डायरेक्शन करेंगे भाई। डायरेक्शन तो हमें पता है कि आपसे पूछा जाए कि भाई किस डायरेक्शन में जाना है, तो क्या बताओगे, ऐसे सीधे हाथ की तरफ चले जाओ सीधे, है ना। या फिर पहले लोग कैसे बताते थे कि जैसे यहाँ सन है तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की तरफ चले जाओ, या साउथ ईस्ट की तरफ चले जाओ, ठीक है। अब ऐसे तो बताया नहीं जा सकता है ना, ऐसे डायरेक्शन नहीं बताया जा सकता है। क्यों नहीं बताया जा सकता, क्योंकि आप एग्जैक्ट लोकेशन पर नहीं पहुँच पाओगे ना। जैसे आपसे बोला कि भाई यहाँ जाना है और आप यहाँ खड़े हो, तो कैसे बताओगे भाई उधर जाना है ना। एग्जैक्टली में मान लो ऐसा कुछ है तो नॉर्थ ईस्ट जरूरी नहीं है वहीं पर हो, यहाँ पर हो जाएगा मान लो, तो कुछ आपको बताना पड़ेगा। थोड़ा इधर उधर हो गया तो बगल से निकल जाएगा, है ना। आया समझ में। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, IJK का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो डायरेक्शन बताने का तरीका होता है वो IJK, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इसी तरह के स्पेशल यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तो उसके यूज़ करके हम डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल डायरेक्शन नहीं बतानी है। तो यूनिट वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर AB वेक्टर, ये कोई वेक्टर है तो हर एक वेक्टर के रिस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर होता है। तो मान लो इसका मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है, तो मैं इस वेक्टर को 5 से डिवाइड कर देता हूँ। अब मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आ जाएगा। मान लो इसका मैग्नीट्यूड 5, ठीक है, तो मैंने इस वेक्टर को 5 से डिवाइड कर दिया। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अरे भाई इसको निकालो, ऊपर का मैग्नीट्यूड कितना है 5, और नीचे तो 5 लिखा है, 1 आ जाएगा। तो हर एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें उस वेक्टर का एक ऐसा वेक्टर मिल जाता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर AB वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, AB को टोपी पहना देते हैं, क्या पढ़ते हैं, AB कैप, ठीक है, AB कैप। इस तरह से लिखते जाइए, छोड़िए मत कुछ भी, AB कैप। सर ये क्या सोच के रखा कि अपने AB को उल्लू बना दिया, टोपी बना दी, मतलब ये नहीं, वो पता नहीं, स्पेशल है ना थोड़ा। अगला लिखिए। तो इसमें कुछ यूनिट वेक्टर्स हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। हाँ, फॉर्मूला आप चाहे लिख सकते हैं कि जो वेक्टर है उसका मॉड है, उसको उस वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दिया, उस वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे अभी। तो यूनिट वेक्टर्स में और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हम अभी देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर में देखिए क्या क्या है। तो यूनिट वेक्टर होता है हर एक के अलॉन्ग होता है यूनिट वेक्टर। तो 3 इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स है जो हमारे पास, यूनिट वेक्टर्स। तो देखिए डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक सबसे पहले मैं 2D में एग्जांपल बताता हूँ। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 2,2 है, 2,3 मान लिए, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 है और ये एक वेक्टर बना दिया मैंने, ठीक है। तो वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, वो निकाल लेंगे आप। कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, रूट 13 आ जाएगा, ठीक है।
डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना आता है, मैग्नीट्यूड निकल गया। अब इसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे, डायरेक्शन कैसे बताएंगे? तो देखो डायरेक्शन मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर हो और आपसे बोला जाए कि भाई यहाँ पर आपका घर है, यहाँ जाना है, ठीक है, और ऐसे ऐसे रास्ता बने हुए हैं सारे, ठीक है, तो कैसे जाएंगे? ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएंगे, जरूरी नहीं है डायरेक्ट रोड हो ना। तो मान लो ऐसे अगर गए यहाँ से, जो आइडियल तरीका है, और फिर यहाँ से ऊपर जाओगे, तो आपको बताना पड़ेगा भाई यहाँ से पहले 2 यूनिट सीधे जाइए और फिर 3 यूनिट ऊपर जाइए, तो मेरे घर पहुँच जाओगे आप, ठीक है। तो अब यही बताना पड़ेगा कि 2 यूनिट उसको कहाँ चलना है, एक्स की तरफ चलना है, और 3 यूनिट कहाँ चलना है, वाई की तरफ चलना है, ठीक है। तो एक्स की डायरेक्शन पे एक यूनिट वेक्टर ले लिया जिसको बोलते हैं आई कैप, ठीक है। वाई की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बोल दिया जिसको बोलते हैं जे कैप। तो ए बी वेक्टर अगर मैं लिखना चाहूंगा तो 2 यूनिट चलाऊं मैं, और किसकी डायरेक्शन में चलाऊं, एक्स की डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, तो ये बता रहा है कि 2 यूनिट चलना है, और किस डायरेक्शन में चलना है, आई की डायरेक्शन में, और आई कहां पर है, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 3 यूनिट कहां पर चलना है, वाई की डायरेक्शन पर, और वहां पर यूनिट वेक्टर क्या मान लिया, जे वेक्टर। तो आई जे क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, ये कोई नंबर नहीं है ना, एक बस मान लिया कि एक्स की डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर आई। तो ये आई जे क्यों यूज किया जाता है, किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर बना देता है ये। देखो 2 स्केलर क्वांटिटी थी, उसमें क्या कर दिया, एक्स डायरेक्शन को ऐड कर दिया। तो किसी भी पॉइंट पर जाना है, यही 2 जरूरत है कि एक्स में कितना चलना है, वाई में कितना चलना है, आप पहुंच जाओगे वहां पर। तो एक्स में कैसे बताएंगे, आई के साथ लगा देंगे तो एक्स में पता चल जाएगा। नेगेटिव साइड में जाएगा तो क्या लगा देंगे, माइनस आई लगा देंगे, तो पता चल जाएगा माइनस एक्स में जाना है, और ये बता देता है कि आपको वाई डायरेक्शन में कितना जाना है। तो इस तरह से वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन एक बताने का तरीका है। और दूसरा तरीका भी है, ये भी है कि आप ये एंगल निकाल लीजिए, तो ये एंगल निकाल सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उससे भी आप डायरेक्शन बता सकते हो एंगल, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना बनाते हैं। तो ये वेक्टर को लिखने का तरीका होता है। तो ये वेक्टर को लिखने का तरीका है, तो यहाँ से आप कोई भी वेक्टर जो लिखा हुआ है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो जनरली ए वेक्टर से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये वेक्टर है a1i प्लस a2j, ठीक है। तो ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वेक्टर से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो देखो मैग्नीट्यूड क्या है, हमेशा ये 0,0 रहेगा, 2,3 है तो 0,0 रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यही जो पॉइंट्स है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। आई बात समझ में, ठीक है। तो कोई वेक्टर दिया है तो ये इस तरह से आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। और ऐसे नहीं पूछेगा भाई इस वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ये वेक्टर है इसकी डायरेक्शन बताओ, अभी तक किया भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी पूछ लेता है तो आप क्या करो, ये पॉइंट बना दो और ये एंगल निकाल दो। और हमने सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल तो पढ़ा हुआ है, तो tan थीटा हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ये थीटा ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर रख देंगे 3, ये 3 है, ठीक है, ये 2 है, कैसे निकालोगे, हाँ tan थीटा इक्वल्स टू 3/2, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/2, ऐसे लगा सकते हैं। cos थीटा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, सामने वाली साइड जो उसका स्क्वायर है, cos थीटा कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, वाले फॉर्मूले भी होते हैं। ट्रायंगल अगर कुछ ऐसा बनता है, नहीं तो आप tan थीटा यहाँ से बता सकते हो अगर डायरेक्शन फिर भी पूछते हैं, ठीक है। तो ये 2D की बात थी। और 3D में अगर देखेंगे तो यही चीज 3D में क्या हो जाएगी, तो 3D में जनरली इस तरह से यहाँ पर x मानते हैं, ये y मानते हैं, z मानते हैं। तो इसकी डायरेक्शन में i कैप है, यहाँ डायरेक्शन में j कैप है, तो इसकी डायरेक्शन पे एक और आ जाता है, दैट इज k कैप, ठीक है। ये i कॉम्प्लेक्स नंबर का i नहीं है ना, उससे मत रिलेट करना कि सर i दिख रहा है इसको √-1 रख देते हैं यहाँ पर, आई बात समझ, उससे नहीं कंपेयर करना है। तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है a1, a2, a3 किसी भी क्वाड्रेंट में, ठीक है, और ये पॉइंट A है और इसको मैं कनेक्ट कर दूं तो OA वेक्टर, इसको क्या लिखेंगे, तो देखो, तो आपको इस पॉइंट पर पहुंचना है तो x कोऑर्डिनेट में कितना चलना पड़ेगा, A1, और y पर A2 और z पर A3। तो यहां से आप पॉइंट से डायरेक्ट लिख सकते हो A1i A2j प्लस A3 k कैप, और फिर इसका मॉड उसी तरह से निकाल सकते हो 3 पॉइंट्स वाले डिस्टेंस फॉर्मूले से, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर का रूट। आया समझ में, बेसिक चीज़ें ये नोट करते जाइए जो जो चीज़ें हैं। तो यूनिट वेक्टर से रिलेट करके यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैसे लिखें, अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आता है तो हाथ तो सर छोड़ो सर, आता है, कहाँ से लिखें बोल तो सर क्या टॉपिक लिखें, 3 इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स।
आई जे के, ऐसा इतना लिख लो। देखो 3 इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर आई जे के, ठीक है, और फिर ये बना लो, बस खत्म। इसमें 2D भी आ जाता है। ये मत लिखिए जो एग्जांपल मैंने दिया। लेक्चर सर आप 2 दिन में खत्म करवा देंगे? इतना जल्दी नहीं है। कहाँ है? हो गया? अगली हेडिंग डालिए। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 in the direction of I plus 2j minus 3k, I plus 2j minus 3k। मैग्नीट्यूड 10 का एक वेक्टर बताना है जिसकी ये डायरेक्शन है। देखिए, तो थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। ये एक वेक्टर है और 1, 2, -3 ये कोई पॉइंट है और इस तरह से वेक्टर है और इसको नाम दे दिया है ए वेक्टर। एक वेक्टर बताना है जिसकी यही डायरेक्शन हो, मतलब वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, बस उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 10 जो नंबर है इसको हमें डायरेक्शन ऐड करनी है और वो डायरेक्शन किसकी होनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए। आया समझ में? तो ये जो वेक्टर है इसके पास दो चीजें हैं, क्या क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन को इससे अलग करना है ताकि मैं इसको यहां पर जोड़ सकूं। तो इसकी डायरेक्शन को निकालने का तरीका होता है यूनिट वेक्टर। तो इस वेक्टर को, इसका मॉड निकालिए, कितना होगा, 1 + 4 + 9 √14, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I + 2j - 3k अपॉन √14। आया समझ में? × 10। हाँ, ये बात आई समझ में कि नहीं? यस सर। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा, जी सर, उधर एक कैप निकाला था। हाँ एक कैप निकालो, 1 आ जाएगा। ऊपर का मैग्नीट्यूड हमने निकाला था कितना, √14। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो ऊपर से √14 आ जाएगा, नीचे √14 ऑलरेडी है तो कट के 1 हो जाएगा, है ना। तो अब इस वेक्टर को आप कहीं पर भी ऐड करोगे मैग्नीट्यूड को अफेक्ट नहीं करेगा ये, क्योंकि इसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 है ये, ठीक है। तो एक वेक्टर जो b वेक्टर है इसी डायरेक्शन में और इसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो b वेक्टर जो होगा 10 टाइम्स a कैप, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो I + 2j - 3k अपॉन √14। तो देखो इस पार्ट का मैग्नीट्यूड कितना था, 1, तो अभी पूरा का मैग्नीट्यूड कितना है, 10, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन सेम है, अगर इसके रेशियो सेम लिखे हैं ना, I + 2j - 3, I + 2j - 3, तो डायरेक्शन सेम हो जाएगी। आई बात समझ में? इस तरह से करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस मैग्नीट्यूड का निकालना है, तो जिस वेक्टर के अलोंग आपको डायरेक्शन निकालनी है तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल के उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा, नोट करिए इसको। आया समझ में? अलग था सर, वो अलग था सर, है पहले नहीं कराया कभी ये। अच्छा, हाँ सर, तो यानी 12 में नहीं था। करवाया भाई, ऐसे ही क्वेश्चन हैं इसमें। तुम एब्सेंट रहे हो उस दिन।
तो बस ये याद रखिए यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन जोड़ना। इतनी चीज याद रखिए आप। तो इसको डायरेक्शन जोड़ना है तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन अटैच करने के लिए हमने किया है बस, है? हाँ। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में कंटिन्यू करते हैं। अगला लिखिए फ्री वेक्टर। हाँ फ्री वेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्री वेक्टर क्या होते हैं? देखिए कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आप उनकी जगह से मूव नहीं कर सकते हो, अगर आपने किया तो दिक्कत हो जाती है ना। जैसे कुछ स्टूडेंट्स घर में होते हैं ना, उनकी बैठने की जगह होती है, वहीं बैठ के पढ़ेंगे, और किसी ने इधर उधर कर दिया तो नहीं पढ़ेंगे, है ना। ऐसे कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको उनकी डायरेक्शन पर, उनकी जगह पर ही लगना पड़ता है, नहीं तो नहीं वर्क करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए फोर्स है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये डस्टर है, ठीक है, और ये एक वेक्टर है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी तो इफेक्ट कम हो जाएगा। यहाँ अगर लगता तो सीधे चला जाता, ज़्यादा फोर्स अच्छा हो जाता है। यहाँ जाएगा तो ये घूमने लगेगा, है ना। और अगर आपने इसको ज़्यादा ही मूव कर दिया तो ये आगे से निकल जाएगा। आया समझ में? तो किस जगह पर इसको अप्लाई किया गया है वो इंपॉर्टेंट है ना। तो ये फ्री नहीं है। फ्री मतलब उसको आप कहीं पर भी शिफ्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे वेलोसिटी है, तो आपसे बोला भाई यहाँ से 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से बर्तना चौराहे की तरफ भागो, बर्तना चौराहे नहीं, शास्त्री चौराहे की तरफ, ठीक है। तो शास्त्री चौराहे की तरफ जाना है, तो थोड़ा इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पहुँच तो वहीं जाओगे ना, इसी डायरेक्शन में भाग रहे हो, है ना। मतलब कि शास्त्री चौराहे में जाना है, ठीक है, तो उसका जो एरिया है और बढ़ जाएगा। मतलब कि उतनी चौड़ी रोड है, आप चौड़ी रोड में कहीं से भी स्टार्ट करो, है ना, उस तरफ जाना है शास्त्री चौराहे की तरफ, तो आप शास्त्री चौराहे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये इसका लिमिटेशन है, फोर्स का लिमिटेशन। जैसे आपसे बोला है कि भाई आप जाओ 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप वेस्ट चाहे यहाँ से भागो, चाहे वहाँ से भागो, चाहे यहाँ से, कहीं से भी वेस्ट की डायरेक्शन में जा सकते हो, है ना, क्योंकि हर जगह वेस्ट डायरेक्शन है ना। तो वो फ्री वेक्टर है। आया समझ में? तो उसको आप अपनी जगह से मूव कर सकते हो। अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर आपसे बोला है कि भाई वेस्ट डायरेक्शन में जाना है 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसको यहाँ से भेज दो, तो भी वेस्ट में जा रहा है, उसको चेंज मत कर देना, तो वेक्टर ही चेंज हो गया ये, तो है ना। वेक्टर को सेम रखना है, मतलब डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो डायरेक्शन सेम मतलब कि उसका मुंह नहीं घुमाना इधर उधर, मतलब पूरे वेस्ट में धरती करनी है। समझ आई बात समझ में ना? तो इस एग्जांपल को याद रखिए। तो ऐसे वेक्टर जिनको अपनी लोकल पोजीशन से मूव किया जा सकता है उसको बोलते हैं फ्री वेक्टर, और जिसको अपनी लोकल पोजीशन से मूव नहीं किया जा सकता है उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर, जो अगला लिखेंगे। आया समझ में? इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो हम जितना भी पढ़ने वाले हो सारे फ्री वेक्टर हैं, ठीक है। आप उसको उनकी जगह से मूव कर सकते हो। कैसे मूव करना है? पैरेलली आप मूव कर सकते हो बिना उसकी डायरेक्शन को चेंज किए, और मैग्नीट्यूड तो चेंज कर नहीं सकते हम, ठीक है। लिखिए एनी वेक्टर which are movable in space, any vector which are movable in space, और नीचे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा वेलोसिटी। मूवेबल इन स्पेस, हाँ, स्पेस में आप उसको मूव कर सकते हो। एनी वेक्टर which are movable in the space। इसीलिए तो देखो, जैसे एक वेक्टर दिया हुआ है AB, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है CD, आपसे पूछा भाई इनके बीच का डायरेक्शन निकालो, एंगल निकालो, तो एंगल कैसे निकालेंगे? इसको उठा के यहाँ कर देंगे, मूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो आप एंगल अब निकाल सकते हो आराम से, है ना। तो फ्री वेक्टर, इसको बोलते हैं फ्री वेक्टर। तो सारे हम फ्री वेक्टर पढ़ने वाले हैं, तो आप वेक्टर्स को मूव कर सकते हो जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगला हेडिंग डाल लीजिए लोकलाइज्ड वेक्टर। तो ये समझ में आ रहा होगा कि लोकल है, लोकलाइज्ड वेक्टर। तो वेक्टर्स विच कैन नॉट, the vectors which are fixed at their place, the vectors which are fixed at their place are called localized vector. The vectors which are fixed at their place are called localized vector. Example लिख लीजिएगा force, ऊपर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा velocity, और नीचे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा force।
आया समझ में ना? टॉर्क भी कैसा वेक्टर है? वो तो सर लोकलाइज्ड है ना? ऊपर क्या एग्जांपल बोला सर आपने? वेलोसिटी। आप उसको उसकी जगह से मूव करोगे फोर्स को तो टॉर्क चेंज होता जाएगा। आगे लिखिए। फाइंड द नंबर ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन। परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन। तो बताइए किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर कितने इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं? देखो ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कितने हो सकते हैं? तो मान लो एक ये है, यूनिट वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर तो होना चाहिए, ठीक है, और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कितना है 1, ये भी एक वेक्टर है, इसके डायरेक्शन क्या है, सेम है, और मैग्नीट्यूड भी कितना है, सेम। तो क्या ये दोनों वेक्टर अलग अलग हैं? नहीं, ये ही है, बन नहीं है। तो ये बहुत सारे वेक्टर्स जितने भी आप यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाओगे सारे एक ही वेक्टर है, ठीक है। क्या और वेक्टर है जिसके परपेंडिकुलर हो लेकिन कोई और डायरेक्शन? कहाँ? पर नीचे हाँ, माइनस में तो कितने वेक्टर्स हो जाएंगे? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, दो वेक्टर आ जाएंगे यहाँ। नहीं, प्लेन है, प्लेन है ये, तो ये इनफाइनाइट है, ये प्लेन इस तरह से इनफाइनाइट है, ठीक है। तो एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 इनफाइनाइट नहीं 2, ऐसे चाहे तो बना सकते हैं आप, ये एक ऊपर है और एक नीचे है। और ये जो वेक्टर जो परपेंडिकुलर होते हैं इसको जनरली एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। एन मतलब नॉर्मल। हेडिंग डालिए अगली। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हम पढ़ रहे थे ना। अच्छा एक और क्वेश्चन कर लीजिए, नंबर ऑफ वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। लिखिए क्वेश्चन, बना लो। नंबर ऑफ वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं? यूनिट हाँ, यूनिट वेक्टर्स। नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। 2 ही हो सकते हैं। दो, सोचिए, यह एक लाइन, तो इसके परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर्स बना सकते हैं? तो देखो दिखाते हैं। एक तो ये, ठीक है, 2 ही बना सकते एक ये, हैं। यूनिट वेक्टर सर, परपेंडिकुलर सर, ये परपेंडिकुलर कहते हैं। हमें परपेंडिकुलर ही नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिख रहा है? देखो हम दिखाते हैं। ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, डायरेक्शन अलग हुई, यस सर। अगला वेक्टर आ गया। ये तो रोल हो गया एक। आया समझ में? ये दोनों वेक्टर अलग अलग हैं, डायरेक्शन अलग अलग है और परपेंडिकुलर है ये, तो कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। वही बना है, दिख रहा है, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, हाँ सर, ये भी बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये भी वो बोर्ड बनाए के अंदर ही है। अब इमेजिन कर पा रहे होंगे आप, है ना? लगा बड़ा अजीब 90 डिग्री। सबसे अजीब 90 डिग्री तो ये है। बनाए दूसरा समझ में आ जाता है। फोन अंदर रख लो। कुछ कह रहे थे। किसका फोन था? कुणाल के बाप। सबका फोन उठा लेते हैं, हर फोन उठाने के लिए नहीं होता है, कुछ काटने के लिए भी होते हैं। एक हाँ सर, कॉल आ रहा था बार-बार, हमने सर उठाई। सर हमारा ऐसे काटने के लिए हम समझ गए थे 20 के लिए होगा। तो नहीं दिया? दे दी, अभी दिया। हम सोचा अब ली सर से अभिजीत ने बात कर लिया, फीस हम लोग की 10,000 है टोटल। सर ने कही तुम लोगों की 12 थी, हमने सर 10 थी। अच्छा 10 थी,
तो ठीक है, अभी 6 और रह रही 50% वाला नहीं पूछा। हम सामने सर्कल गए तो सर दिवाली 50 सब कोई नीचे उतर गए रुको सर, रुको तो सर, रुको। दिवाली 50% 50% दो बार केसेस पर आगे लिखो, अगले हेडिंग डालिए। तो फ्री वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, अगली हेडिंग इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर बस करो, सेक्शन फॉर्मूले क्या आना है। इक्वल वेक्टर हेडिंग डालिए। हाँ हाँ, इनफाइनाइट बना लीजिए। इनफाइनाइट का एक और नाम होता है लेजी 8। जो 8 है वो सो गया है। किसने डिस्कवर किया था इनफाइनाइट, पता है? किसने? जॉर्ज कैंटर। अच्छा, वो भी आलसी हैं? वो भी आलसी है। वो थोड़ा पागल था जॉर्ज कैंटर, ऐसा लोग बोलते थे। पागल बनने वाली चीज नहीं तुझे बता दी। उसने बताया था कि कई तरह से इनफाइनाइट होते हैं, बड़े छोटे, पॉजिटिव, नेगेटिव, और भी बहुत सारी चीज़ें उसने बताया था। कैसे इनफाइनाइट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ में आ आप बता गया। रहे हैं होता है ना, बड़ा इनफाइनाइट। ऐसे नहीं है। देखो जैसे लिखा है 10 to the power 30, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है। ना इतना बड़ा नंबर है ये। इनफाइनाइट क्या सिंबल है? इनफाइनाइट सिंबल है जो बहुत बड़ा नंबर हो, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। तो आपने कोई इनफाइनाइट बताया, उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, बड़ा तो आपका छोटा इनफाइनाइट, मेरा बड़ा इनफाइनाइट। आया समझ में? सर उसने सही में कॉमेडी बनाया है। तो सर उसने उल्लू बना दिया। नहीं, ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। उसने ही नंबर सिस्टम डिस्कवर किया था। उसने ही नंबर सिस्टम डिस्कवर किया था जो हम पढ़ते हैं ना, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, जिसने हमें बहुत परेशान किया था। हाँ तो बुलाओ फिर बाहर है। तो मर गया वो। चलिए भाई आगे, अगली हेडिंग डालिए। क्या बोला था? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर हम जानते हैं, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। यस सर, लिख लीजिए बस, खत्म। सेम मैग्नीट्यूड। तो जैसे मान लीजिए अगर a दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए i + j, और b वेक्टर दिया हुआ है xi + yj, बोला है कि भाई ये दोनों वेक्टर इक्वल है, तो x की वैल्यू बताइए 1 और y की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। आते ही नहीं सर। नहीं आएंगे भी, आया समझ में? हाँ आएंगे ना, देखो। क्या पूछा आपने? ए और बी, इफ a and b लिख लो आर इक्वल वेक्टर्स। में क्या लिखना सर? सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। लोकलाइज्ड के बाद था इक्वल वेक्टर। सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, और उसका ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। x और y लिखा, वो दोनों एक एक हो गए ऊपर में। तो ये दोनों सेम होने चाहिए, तो x की डायरेक्शन में सेम जाना है, तो इसमें x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई। आया समझ में? इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। अगला हेडिंग डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कोलिनियर वेक्टर, एक सर और या फिर इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। दोनों एक ही चीज़ है। अभी तक तो हमने नहीं सुना था भाई, अभी तक तो हमने सुना था कि ये पैरेलल होता है और ये कोलिनियर होता है। जानते हैं ना कोलिनियर, सेम लाइन में, और पैरेलल ऐसे, ठीक है। और तीसरा क्या होता है? कोइंसिडेंटल। सर ऐसे सर पैरेलली मूव कर सकते हैं तो सर हाँ, कर देंगे। तो अगर ये पैरेलल वेक्टर है, ठीक है, तो इसको उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो कोलिनियर हो गए। इसीलिए दोनों को सेम बोलते हैं। तो अगर दोनों कोलिनियर हैं तो डायरेक्शन तो सेम हो गई उनकी, ठीक है। तो क्या डिफरेंस होगा? बस मैग्नीट्यूड का। तो अगर बोल दिया कि इसके पैरेलल एक वेक्टर निकालो, तो इसमें अगर डायरेक्शन सेम ही हो। डायरेक्शन तो सेम है ना, तभी तो पैरेलल है। हाँ, एंटी पैरेलल भी हो सकता है ना। हाँ, तो दो केसेस बन सकते हैं, दोनों केसेस बताएंगे, उसमें भी 2 वैरायटी होती है। तो अगर मान लो ये वेक्टर है, आपसे बोला जाए इसी की डायरेक्शन में और इसके पैरेलल एक डबल यूनिट का वेक्टर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड इससे डबल हो, तो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जो वेक्टर आएगा इतना बड़ा, वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है और उसका मैग्नीट्यूड डबल है और इसके पैरेलल है ना। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर बोल दिया जाए कि दोनों पैरेलल हैं, तो मतलब कि इसमें
आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये मिलना चाहिए। आएगा समझ में, अभी आएगा समझ। कोलिनियर वेक्टर एंड पैरेलल वेक्टर देखिए, तो लिख लीजिए, इसमें दो तरह के होते हैं। कोलिनियर वेक्टर मतलब लिख लीजिए हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन। कोलिनियर वेक्टर, पहले ये हेडिंग डाल के लिख लीजिए, हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन। सेम लाइन ऑफ एक्शन मतलब जैसे ये वेक्टर है, ठीक है, जैसे ये वेक्टर, सुनो ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर जिस लाइन के ऊपर बना है ना, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ये वेक्टर जो है उसके जाती हुई जो लाइन है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, ऐसी लाइन जिस पर वो एक्शन ले रहा है, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं क्या बोल देते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। तो दो वेक्टर जिनका सेम लाइन ऑफ एक्शन है, तो देखो ये वेक्टर हो गया एक, इसको मैं बोल देता हूँ ए बी वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर ये हो गया जो है सी डी वेक्टर, और एक वेक्टर ये हो गया जो ई एफ है। तो ये तीनों वेक्टर एक ही लाइन में है, ठीक है, किसी किसी की डायरेक्शन इस तरफ है, किसी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो सेम लाइन ऑफ एक्शन, इसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। आया समझ में? तो दो केसेस हो सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि भाई इसके अलोंग एक कोलिनियर वेक्टर बनाइए, है ना, तो एक आप इस डायरेक्शन में बना सकते हैं, मैग्नीट्यूड कुछ भी रखो, से फर्क नहीं पड़ता है। एलोंग बोला तो उसी की डायरेक्शन में बनाएगी, हाँ, तो फिर उल्टा बना ही नहीं सकती। हाँ, मतलब अलोंग नहीं बोला कि भाई इसके कोलिनियर वेक्टर बनाइए, इससे कोलिनियर वेक्टर बनाइए, तो एक तो आप उस डायरेक्शन में बना सकते हैं और एक एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में बना सकते हैं, क्योंकि इन तीनों को सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लाया जा सकता है। इसको भी ऊपर ला सकते हैं, हाँ, एंटी पैरेलल हो गया। तो वो कोलिनियर वेक्टर, जो पैरेलल वेक्टर होते हैं, दो तरह के होते हैं, अभी हम लिखेंगे इसमें। तो कोलिनियर वेक्टर में ये लिख लिया हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, और ये वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए। इतना आ गया समझ में, ठीक है। और फिर इसके नीचे लिखिए टू टाइप्स, टू टाइप्स। तो पहला है लाइक वेक्टर, या फिर लाइक वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर। लाइक वेक्टर, या इसको पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। लाइक वेक्टर मतलब सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम हो। और फिर दूसरा आ जाता है अनलाइक वेक्टर, जिसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। इसको क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। लिखो लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये दोनों वेक्टर हैं ए बी और सी डी, ये कैसे हैं, लाइक वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर, और ए बी और ये उल्टा बना दिया सी डी, तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक वेक्टर। आया समझ में? ये दो चीज़ें। तो देखिए, तो पूरी बात ये है कि ये सारे ही कोलिनियर वेक्टर हैं, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर मतलब सेम लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। और ये दो तरह के होते हैं, कोलिनियर बोल दीजिए या फिर पैरेलल बोल दीजिए, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल टाइप का है, इसीलिए इसको सिर्फ पैरेलल बोल दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अगर सेम डायरेक्शंस में बनाते हैं तो वो लाइक पैरेलल, लाइक वेक्टर या पैरेलल वेक्टर, ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाते हैं तो दैट इज अनलाइक। आया समझ में? तो लाइक का मतलब कुछ तो लाइक करना है वो समझ। तो लाइक क्या करना है कि वो एक दूसरे के पैरेलल है, हाँ। तो पैरेलल तो है ही है, उसके अलावा यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन भी सेम है, तो इसीलिए लाइक और डायरेक्शन अलग है, तो इसको अनलाइक बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए, इफ मतलब जिन अपोजिट डायरेक्शन वाले पैरेलल नहीं होते, एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, लेकिन ये भी तो पैरेलल है। बता दिए एग्जांपल, एंटी पैरेलल, ये भी तो पैरेलल है, पैरेलल तो है ही है, उल्टा पैरेलल है, तो इसीलिए कंबाइन करके पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। नीचे नोट लिखिए, इंपॉर्टेंट नोट है, इसके बिना आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ स्मॉल ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना, वो जो बनाते हैं ना ए और बी, है, हाँ सर, नोट करना, लिखो, नोट कर लो। इफ ए एंड बी आर, स्मॉल अभी बोला तो सर आपने, तो स्मॉल लिख लिया, ऐसा में डबल है, ए वेक्टर स्मॉल है, हाँ वैसे ही लिखना है, एक मिनट बाद वैसे लिखना, हाँ ठीक है ठीक है, लिख लो लिख लो। हमने स्मॉल लिख लिया।
हो गया? देखो देखो देखो, ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है i प्लस जे प्लस के। सुनो ध्यान से, ठीक है? इसमें मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? क्या क्या चेंज होगा इस वेक्टर को बताओ? सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। क्या कर रहे हो? कॉपी कर रही अच्छा नहीं लिखा था, कर लो। ठीक है, देखो ये वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया इसमें, तो क्या चेंज हुआ? मैग्नीट्यूड, क्योंकि i की डायरेक्शन में भी 1 जाना है, 1 जाना है, 1 जाना है, ठीक है? तो कैसे? ये 1, 1, 1, ठीक है? और ये पॉइंट क्या है? तो 10, 10, 10, तो उसी तो लाइन उसी डायरेक्शन में तो आएगा, है ना? तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, ठीक है? मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड डबल हो गया और डबल डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो डायरेक्शन भी चेंज हो गया, ठीक है? तो अगर किसी वेक्टर में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें तो ये तो दिख रहा है मुझे ये पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है, ये लाइक है और ये अनलाइक है, लेकिन क्या ये तीनों कोलिनियर है? यस सर। कोलिनियर है। तो अगर किसी वेक्टर में से आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाता है? कोलिनियर वेक्टर मिल जाता है। आई बात समझ में? तो अगर बोला है कि इफ, लिखिए इसमें, इफ स्मॉल a एंड स्मॉल b आर कोलिनियर वेक्टर्स, क्या लिख दिया? स्मॉल a एंड स्मॉल b आर कोलिनियर वेक्टर्स, तो क्या होगा इसमें? a इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स b, वेयर लैम्डा इज एनी रियल नंबर। तो हमेशा ऐसा होगा कि कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कुछ ना कुछ गुना होगा, है ना? गुना होगा मतलब ऐसे होगा। आई बात समझ में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको एकदम गार्ड बांध के याद रखिए। वेक्टर का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन a इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स b, ठीक है? अब ऐसा बोल सकते हो सर b में से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? हो सकता है ऐसे मल्टीप्लाई ही हुआ, है ना? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उस टर्म्स में लैम्डा की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू सारे रियल नंबर रखोगे तो बहुत सारे आपको वेक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है? ओके, तो आपका होमवर्क जो है, सुन लो होमवर्क वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 19 जो है, इसके स्टार्टिंग के कुछ पोजीशन वेक्टर्स और भी थोड़ी चीज़ें मुझे बतानी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। 1 से लेकर 20 तक ट्राई करिएगा, ठीक है? 1 to 20 क्वेश्चंस। थैंक यू। सर आपने सर सही